उसने मेहंदी से सजे हाथों की पतली नोकदार उंगलियों में पेंसिल थामकर कांपते हुए निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। चेहरे पर नाचती हुई प्यारी सी मुस्कान के बावजूद आंखों की नमी गालों को भिगो रही थी। किसी भी लड़की के लिए यह कितना कठिन पल हो सकता है, यह सिर्फ उसका दिल जानता था। उसका सबसे प्रिय व्यक्ति सामने बैठा चमकती आंखों से उसे देख रहा था। बचपन से ही उसका नाम उसी के साथ जुड़ा था और अब वह पूरी तरह से उसकी जिंदगी में जीवनसाथी के रूप में शामिल हो चुकी थी। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। पर बाबूजी की याद से दिल तड़प उठा। उसकी माँ उसका हाथ थामे माथे पर बार बार प्यार देकर उसे तसल्ली दे रही थी। सबकी दुआओं के बीच निकाह पूरा हुआ तो वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। चारों ओर खड़ी कजिनों ने शोर मचाकर माहौल को और जोशीला व सुंदर बना दिया। अपने कंधों पर डाली दिलकश शॉल को संभालते हुए वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा। फूलों की दीवार पार कर उसके सामने आ खड़ा हुआ, जबकि उसके कांपते जिस्म में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर उसका स्वागत करे। हारून ने खुद उसे सहारा देकर अपने सामने खड़ा किया, जालीदार घूंघट हटाते हुए उसके चांद जैसे चमकते चेहरे को दिलकश नज़रों में समेटकर वह खुलकर मुस्कुराया और फिर किसी की परवाह किए बिना उसके गालों पर झुक गया। उसने बारी बारी से दोनों गालों पर चुंबन दिया और कमर से थामकर अपने पास कर लिया। वह घबरा गई। माहौल काफी रोमांटिक हो चुका था। ताया साहब और हवेली के बड़े वहां मौजूद थे, इसलिए वह झेंप गई और कांपता हुआ हाथ हारून के सीने पर रखकर उसे थोड़ा दूर कर दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि वह इस तरह उसके गालों पर बार बार झुकने के बाद उसे पास खींच लेगा, हालांकि अभी कुछ देर पहले ही उनका निकाह हुआ था। इस अजीब हरकत से वह शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अगर वह बस उसके माथे पर हल्का सा चुंबन देकर हट जाता तो यह एक सभ्य तरीका माना जाता, मगर हारून का सीने पर उसका रखा हाथ और उसे थोड़ा दूर करना भी अनचाहा लगा। उसने जलती हुई एक नज़र उसके खूबसूरत चेहरे पर डाली। अब वह उसकी पत्नी थी, तो अपनी पत्नी के साथ वह जैसा व्यवहार करता किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह उसका खुद का सोच था जिसने उसे आसपास खड़े लोगों से बेखबर कर दिया। वह झुका और बेधड़क उसे अपनी बाहों में उठा लिया। न जाने कितनी नज़रों में ईर्ष्या और कितनी में जलन उभरी। दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। हारून तो मर्द है, लेकिन नायमा को अपने भाई और बाकी मेहमानों का ख्याल रखना चाहिए था। अलीना भाभी ने तुरंत बड़बड़ाते हुए यह बात सज्जाद के कान में डाली, जो मुस्कुराते हुए उस दृश्य से नजरें फेर गए। ताया साहब ने भी अपनी शॉल संभाल कर गला खंखारा और मेहमानों की ओर ध्यान दिया। हारून उसे खुद स्टेज तक ले आया, जो दोनों के लिए सजाया गया था। कुछ देर ही वह वहां बैठा, पर उसकी इस हरकत से नायमा काफी झेंप गई। अनजाने में उसका हाथ पकड़कर वह उसके कान के पास झुककर बोला, तुम अब मेरी मिल्कियत हो। आज के बाद अगर मुझे खुद से दूर करने की जुर्रत की तो यहीं सबके सामने अपना हक ले लूंगा। इतनी बेबाकी पर वह लाल होते हुए नजरें झुका गईं, पर चेहरे पर नकली मुस्कान सजा ली। वह जानती थी कि वह कितना उत्साहित है। उसे पा लेने के बाद खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। अपनी मोहब्बत खुलकर जताना चाहता है, लेकिन यह खास मौका नहीं था। और वह इस बात को जिद और अहंकार का मसला बना रहा था, जिससे उसे झिझक होने लगी। अभी कुछ रस्में बाकी थीं, कुछ मेहमानों से मुलाकात होनी थी, जब वह उसका हाथ थाम कर स्टेज से उठ खड़ा हुआ। अम्मी जान, मेरी बीवी थक चुकी है, इसे तुरंत कमरे में भेज दीजिए। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि यहाँ मौजूद लोग बार बार इसके हसीन चेहरे को देखें। नायमा ने अनायास शाइस्ता बेगम का चेहरा देखा। एक पल को उनके हाव भाव बदले, जैसे उन्हें लगा कि यह सब उसने कहने को कहा है या उसकी सिफारिश पर वह ऐसा कर रहा है। बेटा, यह समय बहुत खूबसूरत होता है। अभी मेहमान घर पर हैं, कुछ देर तो इसे यहीं बैठने दो। मेहमानों से मिलने के बाद मैं कमरे में भेज दूंगी, क्योंकि अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसत ही नहीं। नहीं, जिनसे मिलना था मिल लिए, जिन्हें देखना था देख लिया। इसे अपने कमरे में भेज दीजिए। वह ऐसे कह रहा था जैसे कोई खिलौना हो जो उसकी मर्जी से ही हिले। शाइस्ता बेगम ने तुरंत लड़कियों को इशारा किया और वे उसका शरारा संभालते हुए कमरे की ओर चल पड़ीं। अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने लड़कियों को जाने के लिए कह दिया। दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। हारून ऐसा कैसे कर सकता है, सबके सामने इतनी बेबाकी। वह बेहद लाल हो चुकी थी, उसकी हरकतें याद करके।
आईने के सामने खड़ी, इससे पहले कि वह अपने हाथ गहनों तक ले जाती, दरवाज़ा खुला और वह अपनी शानदार शख्सियत के साथ अंदर आया। मेरी इजाज़त के बिना खुद को इन चीज़ों से आज़ाद करना तुम्हें महंगा पड़ सकता है, जाने मन। उसने फुसफुसाते हुए उसकी कमर थाम ली और उसकी गर्दन पर झुककर अपना हक जताने लगा। रुखसती से पहले मैं आपके साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहती, ये उसने कह दिया और वह लाल होती आंखों को उसके हसीन चेहरे पर गाड़े खड़ा रहा। यानी तुम्हें लगता है कि सबके लिए रुखसती ज़रूरी है? वह बिन सोचे 2 कदम पीछे हट गया। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश भी जल्दी पूरी कर दूंगा, लेकिन याद रखना, मुझे ठुकराने की सज़ा इतनी सख्त होगी कि तुम्हारा अंग अंग कांप उठेगा। तुम मेरी शिद्दतों से पनाह मांगोगी, मगर तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी। यह कहकर वह वहां से बाहर निकल गया और वह उस हसीन शख्स की पीठ को देखती रह गई, आंखों की नमी गले में दर्द पैदा करने लगी। उसका अजीब अंदाज, उसकी शिद्दत, उसकी बेबाकी और उसका अहंकार। यह सच था कि वह उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, इतनी कि आज तक उसके सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं पाई, लेकिन उसका यह अंदाज उसे डराने लगा था। यह तो फितरी बात थी कि झिझक और डर उस वक्त का तकाजा था, मगर वह समझ ही नहीं पाया। हवेली में सब लोग अपने अपने हिस्से में रहते थे, मगर खाना हमेशा बड़े से डाइनिंग टेबल पर ताया अब्बू के घर ही होता और खाने पर हवेली के सभी लोग इकट्ठा होते। रात भर वह परेशान और बेचैन रही, बार बार जहन में सवाल उठता रहा कि अगर हारून नाराज हो गए तो। मगर उसने खुद को तसल्ली दी, वो ऐसे नहीं हैं, बस वक्ती गुस्सा है। जब मैं उन्हें प्यार से समझाऊंगी तो वो ज़रूर मेरी बात समझेंगे। यह सोचते हुए उसने आंखें मूंद लीं और गहरी नींद में डूब गई, ये जाने बिना कि अगला सूरज उसके लिए कैसा तूफान लेकर आएगा। सुबह नाश्ते की मेज़ पर सब लोग जमा थे। वह सर झुकाए जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी ताकि फिर यूनिवर्सिटी निकल सके। घर में कुछ मेहमान भी थे। उसकी खाला इंग्लैंड से सिर्फ उसका निकाह अटेंड करने आई थीं। उसके खालाजाद सायरा और नज़्म, जिनसे उसकी गहरी दोस्ती थी। नज़्म उम्र में उससे 2 साल छोटा था, जबकि सायरा उसकी हमउम्र थी। उसके बाबा का इंतकाल हो चुका था और उनके हिस्से में उसकी माँ, सज्जाद भाई और अलीना भाभी रहते थे, जबकि उसका छोटा भाई उमैर पढ़ाई के लिए विदेश गया हुआ था। वहीं ताया अब्बू की फैमिली में ताया अब्बू, उनकी बीवी शाइस्ता बेगम यानी ताई अम्मी, हारून और हारून से छोटी अलीना, जो अब उसकी भाभी थी। नाश्ता सुकून से चल रहा था जब वह सीढ़ियों से उतरता हुआ नजर आया। उसे देखकर एक पल के लिए उसकी धड़कन थम गई और अगले ही पल उसने नजरें झुकाकर नाश्ता करना जारी रखा। वह नाश्ते की मेज पर आकर बैठा। शाइस्ता बेगम ने नौकरानी को इशारा किया और नौकरानी ने जल्दी से जूस का ग्लास उसके सामने रख दिया। वह दफ्तर जाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा था। जूस का घूंट लेते हुए उसने मुड़कर अहमद हसन साहब को देखा। बाबा, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसके लहजे की ठहराव और रौब ऐसा था कि मेज़ पर मौजूद सब लोग उसकी ओर देखने लगे, जबकि नायमा के गले में गया कौर वहीं अटक गया। दिल बेकाबू होकर धड़क उठा। हाँ बोलो, क्या बात है? अहमद हसन साहब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जह थे। वह उनका बड़ा बेटा था और उनके लिए बहुत अहमियत रखता था। मैं रुखसती चाहता हूँ, वो भी इसी हफ्ते। मेज़ पर बैठे सब लोग हैरान रह गए, मगर उसके चेहरे पर पूरा सुकून था। नायमा फटी आंखों से उसका चेहरा देखती रही। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वह यह बात इस वक्त करेगा, यानी दिल में जो अंदेशा था वह उसने सच कर दिखाया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अहमद हसन साहब अभी भी अविश्वास से उसका चेहरा देख रहे थे। ग्लास खत्म करते हुए वह उठ खड़ा हुआ, कुर्सी पीछे करते हुए अपनी टाई की गिरह ढीली की और एक बार फिर उनके चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराया। बाबा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो आपकी समझ में न आए। मैं रुखसती चाहता हूँ, वो भी इसी हफ्ते। हर शब्द को चबा चबा कर कहते हुए वह 2 कदम पीछे हटा और फिर सबको देखकर मुस्कुराया। खुदा हाफिज। वह वहां से बाहर की ओर बढ़ा। सब लोग हैरत से उसे देख रहे थे। अहमद हसन साहब समझ नहीं पा रहे थे कि वह यह फैसला क्यों कर रहा है, वह भी उनकी मर्जी के खिलाफ, जबकि पहले से तय था कि अभी सिर्फ निकाह होगा और 2 साल बाद रुखसती, क्योंकि नायमा के कुछ सेमेस्टर बाकी थे। सज्जाद भी हैरान था। ताया अब्बू, ये कैसी बातें कर रहा है हारून? अभी कल ही निकाह हुआ है और ये इसी हफ्ते रुखसती की बात कर रहा है। ये सब फाइनल नहीं था। नाइला बेगम भी खामोश और परेशान थीं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं शाम को उससे तफसील से बात करता हूँ।
ताया अब्बू नरमी से कहते हुए उठ खड़े हुए और उनके साथ ही सज्जाद भी। नाश्ते की मेज पर अजीब सी बेचैनी फैल गई। अलीना ने कड़वी नज़र से नायमा को देखा जब वह बेमन से बैग कंधे पर डालकर जाने को मुड़ी। एक ही रात में मेरे भाई को क्या सिखा दिया है कि सुबह से रुखसती की रट लगाए हुए है। रुखसती से पहले मैं आपके साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहती, यह उसने कह दिया और वह लाल होती आंखों को उसके हसीन चेहरे पर गाड़े खड़ा रहा। यानी तुम्हें लगता है कि सबके लिए रुखसती जरूरी है? वह बिन सोचे 2 कदम पीछे हट गया। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश भी जल्दी पूरी कर दूंगा, लेकिन याद रखना, मुझे ठुकराने की सज़ा इतनी सख्त होगी कि तुम्हारा अंग अंग कांप उठेगा। तुम मेरी शिद्दतों से पनाह मांगोगी, मगर तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी। यह कहकर वह वहां से बाहर निकल गया और वह उस हसीन शख्स की पीठ को देखती रह गई। आंखों की नमी गले में दर्द पैदा करने लगी। उसका अजीब अंदाज, उसकी शिद्दत, उसकी बेबाकी और उसका अहंकार। ये सच था कि वह उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, इतनी कि आज तक उसके सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं पाई। लेकिन उसका यह अंदाज उसे डराने लगा था। ये तो फितरी बात थी कि झिझक और डर उस वक्त का तकाजा था, मगर वह समझ ही नहीं पाया। हवेली में सब लोग अपने अपने हिस्से में रहते थे, मगर खाना हमेशा बड़े से डाइनिंग टेबल पर ताया अब्बू के घर ही होता और खाने पर हवेली के सभी लोग इकट्ठा होते। रात भर वह परेशान और बेचैन रही। बार बार जहन में सवाल उठता रहा कि अगर हारून नाराज हो गए तो, मगर उसने खुद को तसल्ली दी, वो ऐसे नहीं है, बस वक्ती गुस्सा है। जब मैं उन्हें प्यार से समझाऊंगी तो वो ज़रूर मेरी बात समझेंगे। यह सोचते हुए उसने आंखें मूंद लीं और गहरी नींद में डूब गई, ये जाने बिना कि अगला सूरज उसके लिए कैसा तूफान लेकर आएगा। सुबह नाश्ते की मेज पर सब लोग जमा थे। वह सर झुकाए जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी ताकि फिर यूनिवर्सिटी निकल सके। घर में कुछ मेहमान भी थे। उसकी खाला इंग्लैंड से सिर्फ उसका निकाह अटेंड करने आई थीं। उसके खालाजाद सायरा और नज़्म, जिनसे उसकी गहरी दोस्ती थी। नज़्म उम्र में उससे 2 साल छोटा था, जबकि सायरा उसकी हमउम्र थी। उसके बाबा का इंतकाल हो चुका था और उनके हिस्से में उसकी माँ, सज्जाद भाई और अलीना भाभी रहते थे, जबकि उसका छोटा भाई उमैर पढ़ाई के लिए विदेश गया हुआ था। वहीं ताया अब्बू की फैमिली में ताया अब्बू, उनकी बीवी शाइस्ता बेगम यानी ताई अम्मी, हारून और हारून से छोटी अलीना, जो अब उसकी भाभी थी। नाश्ता सुकून से चल रहा था जब वह सीढ़ियों से उतरता हुआ नजर आया। उसे देखकर एक पल के लिए उसकी धड़कन थम गई और अगले ही पल उसने नजरें झुकाकर नाश्ता करना जारी रखा। वह नाश्ते की मेज पर आकर बैठा। शाइस्ता बेगम ने नौकरानी को इशारा किया और नौकरानी ने जल्दी से जूस का ग्लास उसके सामने रख दिया। वह दफ्तर जाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा था। जूस का घूंट लेते हुए उसने मुड़कर अहमद हसन साहब को देखा। बाबा, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसके लहजे की ठहराव और रौब ऐसा था कि मेज़ पर मौजूद सब लोग उसकी ओर देखने लगे, जबकि नायमा के गले में गया कौर वहीं अटक गया। दिल बेकाबू होकर धड़क उठा। हाँ बोलो, क्या बात है? अहमद हसन साहब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जह थे। वह उनका बड़ा बेटा था और उनके लिए बहुत अहमियत रखता था। मैं रुखसती चाहता हूँ, वो भी इसी हफ्ते। मेज़ पर बैठे सब लोग हैरान रह गए, मगर उसके चेहरे पर पूरा सुकून था। नायमा फटी आंखों से उसका चेहरा देखती रही। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वह यह बात इस वक्त करेगा, यानी दिल में जो अंदेशा था वह उसने सच कर दिखाया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अहमद हसन साहब अभी भी अविश्वास से उसका चेहरा देख रहे थे। ग्लास खत्म करते हुए वह उठ खड़ा हुआ, कुर्सी पीछे करते हुए अपनी टाई की गिरह ढीली की और एक बार फिर उनके चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराया। बाबा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो आपकी समझ में ना आए। मैं रुखसती चाहता हूँ, वो भी इसी हफ्ते। हर शब्द को चबा चबा कर कहते हुए वह 2 कदम पीछे हटा और फिर सबको देखकर मुस्कुराया। खुदा हाफिज। वह वहां से बाहर की ओर बढ़ा। सब लोग हैरत से उसे देख रहे थे। अहमद हसन साहब समझ नहीं पा रहे थे कि वह यह फैसला क्यों कर रहा है, वह भी उनकी मर्जी के खिलाफ, जबकि पहले से तय था कि अभी सिर्फ निकाह होगा और 2 साल बाद रुखसती, क्योंकि नायमा के कुछ सेमेस्टर बाकी थे। सज्जाद भी हैरान था। ताया अब्बू, ये कैसी बातें कर रहा है हारून? अभी कल ही निकाह हुआ है और ये इसी हफ्ते रुखसती की बात कर रहा है। ये सब फाइनल नहीं था। नाइला बेगम भी खामोश और परेशान थीं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं शाम को उससे तफसील से बात करता हूँ। ताया अब्बू नरमी से कहते हुए उठ खड़े हुए और उनके साथ ही सज्जाद भी। नाश्ते की मेज़ पर अजीब सी बेचैनी फैल गई।
अलीना ने कड़वी नज़र से नाइमा को देखा जब वह बेमन से बैग कंधे पर डालकर जाने को मुड़ी। एक ही रात में मेरे भाई को क्या सिखा दिया है कि सुबह से रुखसती की रट लगाए हुए है। मैं तुम्हारी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। पता नहीं रात भर उसके अंदर कौन सी तीव्रता उमड़ रही होगी जिसने उसे इतना बेचैन कर दिया था। वह उसके व्यंग्य को अच्छी तरह समझ सकती थी। पलटकर उसने उसके चेहरे पर एक नज़र डाली और चुपचाप चली गई। इस आदमी को नहीं पता था कि उसे कितना अपमानित करना है। वह जानती थी कि वह किसी बेचैनी से नहीं बल्कि बदला लेने, उसे सज़ा देने की तमन्ना से जा रहा है। वह उसे पाने के लिए इतना बेचैन था, इसलिए वह उसे ढूंढकर अपने सामने वश में करना चाहता था। उसके अहंकार पर लगे जख्मों को भरने का एक ही तरीका था कि वह वहां से निकलकर उसके कमरे में आ जाए, और उस शाम वही हुआ। अहमद हसन साहब ने विस्तार से बताया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े रहे। घर में सभी को उनका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब शाइस्ता बेगम को भी उस पर शक होने लगा था। उन्हें भी लगने लगा था कि वह अपने बेटे को इस ओर उकसा रही हैं, हालांकि यह सब बड़ों की मर्जी के खिलाफ हो रहा था। नायला बेगम ने अपनी बहन को रोक लिया और विदाई ठीक 4 दिन बाद तय हुई। चूंकि शादी में एक बड़ा समारोह रखा गया था और उस समारोह में अहमद हसन साहब ने घोषणा की थी कि विदाई 2 साल बाद होगी, अब 4 दिन बाद जाने का फैसला करते हुए उन्होंने सादगी अपनाना जरूरी समझा। वह एक बार फिर किसी बड़े समारोह में लोगों को आमंत्रित करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करना चाहते थे, इसलिए आगे क्या होगा, इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने घर की महिलाओं को तैयारी करने को कहा। उन्होंने बार बार इस आदमी को इन 4 दिनों में मिलने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब भी वह बात करने की कोशिश करती, वह मना कर देता और उनके आगे से निकल जाता। वह न तो उनकी बात सुनना चाहता था, न ही उनका रूप देखना चाहता था, और वह अलग ही चिंता में डूबी हुई थीं। उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य, सब सिर्फ इस एक व्यक्ति की वजह से बर्बाद हो गया था। ठीक 3 दिन बाद उस शाम वह अपनी मेहंदी के लिए पूरी तरह तैयार थीं। वह हरे और पीले रंग के लहंगे में दमक रही थीं। उनके हाथों में हारून के नाम की मेहंदी सजी हुई थी। अपनी हथेली पर उनका नाम चमकता देख वह जाने कब तक देखती रहीं। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके साथ आगे क्या खेलने वाली है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर एक लड़की के दिल में जो एहसास उठते हैं वो गायब थे। एक अजीब सा डर फैल रहा था। इस शख्स का डर उस पर हावी था। उमैर शादी में शामिल नहीं हो पाया था। वो मेहंदी की रस्म में अपनी मेहंदी लगवा रही थी। घर भर से लोग मेहंदी लगाने आते रहे और फिर थोड़ी सी हल्दी उठाकर उसके गालों पर लगा देते। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन फिर भी वो हारून के चेहरे के भाव और गंभीरता को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। हारून, मुझे तुमसे बात करनी है, उसने आखिरकार धीरे से कहा। ब्रेकअप के बाद ये शरारतें अच्छी लगती हैं। ब्रेकअप के बाद तुम्हारी हर बात का जवाब मिलेगा, चिंता मत करो। वो गंभीरता से बैठा रहा, उसकी बातों का मजाक के रूप में जवाब देता रहा, यानी उस पर हावी होकर जीतने के बाद वो उसे उसकी जिद के आगे झुकने के लिए अच्छे से मना रहा था। दुल्हन बनकर वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके बदन पर गहरे मैरून रंग का लहंगा था, जो नीचे से फूलों की तरह फैला हुआ था। बारीक सुनहरी जरी और दबके की बेलें इस लहंगे को शाही रूप दे रही थीं। यह लहंगा और पूरी चोली हारून ने अपनी पसंद का सामान खरीदा था। जाहिर है वह उसके साथ थी, लेकिन हारून ने उससे सलाह लेना जरूरी नहीं समझा, बल्कि अपनी मर्जी उस पर थोप दी और सब कुछ अपनी मर्जी से किया। वह बस एक मूर्ति की तरह चुपचाप चलती रही। उस वक़्त भारी गहनों में उसका नाजुक रूप इतना खूबसूरत लग रहा था कि किसी का भी ईमान हिला दे। बारात आ चुकी थी। उसे बाहर लाया गया और सज्जाद के साथ स्टेज पर ले जाया गया, जहां वह काले रंग की शेरवानी में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। गहरी काली आंखें जिनमें खामोशी फैली हुई थी, होंठ जो आपस में गूंथे हुए थे, चेहरे पर गंभीरता, घनी दाढ़ी और कटी हुई मूंछें निस्संदेह मर्दाना नज़ाकत की एक मिसाल थीं। उसे देखकर एक पल के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया। स्टेज से उतरते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया। जब उसने अपना नाजुक हाथ उसके मजबूत हाथों में रखा तो उसने उसे सहारा देकर स्टेज तक पहुंचाया और फिर वह उसके बगल में बैठ गई। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। विदाई में ज्यादातर उनके अपने परिवार के लोग ही शामिल हुए थे। बाहर से कोई खास मेहमान नहीं आया था। शाइस्ता बेगम ने आगे बढ़कर दोनों को खैरात दिए। पिछली घटना को वह भूली नहीं थीं, इसलिए कुछ रस्मों के बाद विदाई हो गई।
हालांकि उन्हें एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना था, फिर भी उनके दिल में एक अजीब सा एहसास अभी भी व्याप्त था। सज्जाद और नायला बेगम के गले लगते ही वह फूट फूट कर रो पड़ीं। सज्जाद ने हारून के हाथ में हाथ रखते हुए विनती भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा था। हमारी अमानत जिंदगी भर संभाल कर रखना। मेरी बहन बहुत नाजुक है, चिंता मत करो, मैं उसकी हर नज़ाकत से वाकिफ़ हूँ। जिस लहजे में उसने यह कहा वह अजीब था, लेकिन सज्जाद फिर भी मुस्कुरा दिए। उस वक़्त वह जहाज़ के आकार के पलंग पर बैठी थीं। उनका लहंगा फैला हुआ था, बेहद खूबसूरत लग रहा था। कमरे की सजावट उनके दिल की धड़कन तेज़ करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन फिर भी उनकी धड़कन उस व्यक्ति के डर से दब गई थी जिसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा था। कालीन पर सरसराहट ने उसके आने की सूचना दी और उसने अनायास ही अपना सिर झुका लिया। वह कदम दर कदम उसकी बेचारी देह के पास गया और उसके सामने बैठ गया। तो उस पल श्रीमती हारून को कैसा लग रहा होगा, खुद को मेरी शरण में देखकर। वह उसके बेहद करीब आ गया था। आज उसकी चुनौती भरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब उसकी जिद का अंत हो जाएगा, और वह बस उसकी आंखों में देखती रही। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना, पर मेरा वो मतलब नहीं था। उसने हल्के गीलेपन और दबे स्वर में उसकी तीव्रता से बचने की कोशिश की, मानो उसने खुद को उसके हवाले कर दिया हो। और तुम्हें ये सब कहने में कितना वक्त लगा? उसे अपने पास खींचकर वह उसके चेहरे पर झुक गया। उनके होंठ छू रहे थे। तुम्हें इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए था, मिसेज 1, 2, 3, 4। कितने दिन बीत गए? वह उसकी आंखों में देखते हुए उंगलियों पर गिन रहा था, जबकि उसके अजीब लहजे से नईमा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब तुम्हारा हक है कि तुम्हें मेरी तीव्रता से रूबरू कराया जाए और वो सज़ा भुगतनी पड़े जिसकी तुम हकदार हो। उसके होंठों पर झुककर वह अपनी तीव्रता उड़ेल रहा था। उसने उसके होंठों को इतनी तीव्रता से अपने होंठों में लिया कि उसके होंठ जलने लगे। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो उसे अपने कानों में उसकी धड़कन महसूस हो रही हो। फिर उसका कंधा पकड़कर वह उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जो पूरी तरह से पागलपन की हद तक नशे में धुत हो चुका था। तभी वह हिम्मत करके नीचे उतर रहा था और उसके होंठों को आज़ादी नहीं दे रहा था। और फिर जब उसे अपनी सांसें धीमी पड़ती महसूस हुईं तो उसने धीरे से उसे छोड़ दिया। उसके होंठों के किनारों से खून बहता रहा। उसकी तीव्रता से उसके होंठ जख्मी हो गए थे। वह फूट फूट कर रोई। उसने अपना मुंह उसकी गर्दन पर रख दिया। उसने अपने होंठों से उसकी गर्दन के नाजुक हिस्सों को छुआ और उन्हें अपने दांतों से कुचल दिया। उसकी तीव्रता में प्यार से ज्यादा जलन थी। वह दर्द से बेहाल हो रही थी। हारून, हारून, प्लीज़ मुझे सांस लेने दो। नईमा उसे रोकना चाहती थी। जब उसने उसे गहरी नशीली आंखों से देखा तो वह उसे बिस्तर से नीचे खींच चुका था। अपने कपड़े बदल लो और फिर मेरे अगले आदेश का इंतजार करो। जब उसे बचने का रास्ता मिला तो वह जल्दी से भाग गई और खुद को चेंजिंग रूम में बंद कर लिया। वह फूट फूट कर रोई, अपनी पीठ दरवाजे से टिका ली। ये कैसा प्यार था कि वह उसे सता रहा था। अपने होंठों को जोर से रगड़ते हुए उसने दर्द की तीव्रता कम करने की कोशिश की और फिर अनायास ही खुद को आईने में देखा। उसकी गर्दन पर काले घेरे दिखाई दे रहे थे। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है मेरी जान। अगर तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो मुझे अंदर आना पड़ेगा। वह दरवाजे के पास आया और बोला, और जल्दी से दरवाजे पर हाथ रख दिया, मानो अभी अंदर आने का इरादा रखता हो। अगले 10 मिनट में वह ढीली कमीज और पतलून में बिखरे बालों के साथ बाहर आ गई थी। उसने उसके चेहरे से मेकअप हटाया। उस समय वह बिल्कुल रूखी दिख रही थी। उसे यकीन था कि आज रात वह उसे बुरी तरह कुचल देगा। वह उसके करीब कदम बढ़ा रहा था, उसके चेहरे के भाव देख रहा था और चंचल आंखों से उसे देख रहा था, जबकि वह बस सिर झुकाए खड़ी थी। उसका हाथ पकड़े वह छत पर चला गया। कड़ाके की ठंड ने उनका स्वागत किया। ठंडी हवा उसके अस्तित्व से टकरा रही थी। पूर्णिमा की रात थी। उसने मुड़कर चांद को देखा और फिर नईमा के चेहरे को। क्या तुम्हें चांद देखना पसंद है? वह खमारी से कह रहा था और नईमा ने अनायास ही हाँ में सिर हिला दिया। तो ठीक है, अगले 3 घंटे तुम यहीं खड़े होकर इस चांद को निहारोगे और हमारे बीच बीते इन खूबसूरत पलों को याद करोगे ताकि इन्हें कभी न भूल सको। यह कितना अजीब आदेश था। उसने जल्दी से उसकी कमीज पकड़ ली और रुकी नहीं। हारून, यहाँ बहुत ठंड है और मुझे अंधेरे से डर लग रहा है।
ये सच था कि उसे अंधेरे से डर लग रहा था। बेशक चांदनी थी, पर फिर भी अकेलापन और ये रात का पहरा। वह उसे छोड़कर कमरे की ओर चला गया। अगर तुम 3 घंटे से पहले कमरे में दाखिल हुई तो तुम्हें अपनी किस्मत का पता चल जाएगा। यह तुम्हारी छोटी सी सज़ा है ताकि तुम मेरे स्पर्श से परिचित हो जाओ और मेरे मिलन के लिए अधीरता दिखाओ। उसे वहीं छोड़कर वह कमरे में चला गया और वह वहीं ठंड से कांपती हुई बैठ गई। यह एक अजीब सज़ा थी जो वह आदमी उसे दे रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि धुंधली रात में बाहर खड़ा रहना कितना मुश्किल होता है, फिर भी वह उसे वहीं छोड़ गया, उसके नाजुक वजूद पर जुल्म ढा रहा था। समय के साथ उसे अपने ज़माने का अंदाज़ा हो रहा था। अब तक वह हारून को एक शरीफ और इज्जतदार इंसान समझती थी, पर उसे यह नहीं पता था कि वह एक ऐसा इंसान है जो छोटी-छोटी बातों को अपना अहम बना लेता है। उसने अपनी जिद की दीवार खड़ी करके उसे हासिल तो कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद उसकी बेचैनी उसे मंजूर नहीं थी। वह उसे कुछ देर के लिए वापस लाना चाहता था, पर यही सोचते सोचते वह नींद की घाटियों में उतरता रहा, जबकि वह बाहर ठंड में दीवार से चिपकी सिसक रही थी। हवा उसके वजूद में बह रही थी। उसने अपने ठंडे हाथ उसके चेहरे पर रख दिए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा थी। पता नहीं वह कैसा इंसान है। अगर वह पागलपन की हद तक पहुंच जाता है तो उसे अपनी तीव्रता से परिचित करा देता है, और अगर वह उदासीनता की हद तक पहुंच जाता है तो उसे पलटकर अपनी तरफ देखने भी नहीं देता। वह इस परीक्षा में सिर झुकाए रोती रही, जबकि वह चैन की नींद सोता रहा। अचानक करवट बदलते हुए उसे कमरे में फैलती रोशनी का एहसास हुआ। उसने झटके से आंखें खोलीं। उसके मन के पर्दे पर एक शक्ति लहराई और वह बिजली की गति से बिस्तर से नीचे उतर रहा था। उसे सोए हुए 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे, लेकिन वह अभी भी छत पर थी। वह तेजी से छत पर भागा और उसके सामने वह एक कोने में गर्दन लटकाए सो रही थी। उसका शरीर ठंड से सुन्न हो गया था। उसकी आंखें बेचैनी और नींद से भरी थीं और उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे। उसने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके दिल में एक जोर का झटका सा लगा, लेकिन वह उसके सामने खुद को चिंतित नहीं दिखा सकता था। इसलिए उसने उसे धीरे से उठाया और कमरे में ले आया। उसका चेहरा बेहद लाल हो रहा था। ठंड की तीव्रता के कारण उसने उसे कसकर अपने में समेट लिया, उसे अपने अस्तित्व की गर्माहट से परिचित कराया। हारून के अस्तित्व की गर्माहट महसूस करते हुए वह थोड़ी शांत हुई, लेकिन ठंड अभी भी उस पर हावी थी। वो बेहद बेचैन हो गई और उसके सीने से लिपटती चली गई। हारून ने अनायास ही अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए और फिर उसके गालों को छू लिया। वो अपने बिना कमीज के वजूद की गर्मी से उसे गर्माहट देने की कोशिश कर रहा था, और इस हालत में उसकी अपनी धड़कनें बेचैन हो रही थीं। उसकी बीवी उसके बेहद करीब थी, अपना चेहरा उसके सीने में छिपाए खुद में कसी हुई, और ये लम्हा उसके लिए किसी कयामत से कम नहीं था। वो खुद को संभालने की कोशिश में कमज़ोर पड़ रहा था, और जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तो उसने अनायास ही उसे अपने सीने से लिपटा लिया और अपने वजूद को उस पर हावी कर दिया। उसने पट्टी से अपनी आंखें खोलीं और हारून को देखा, और फिर आंखें बंद कर लीं, मानो उसे यकीन हो कि उसकी मिन्नतों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी गर्दन पर झुककर उसने उसे धीरे से अपने सीने से लगा लिया। रात बूंद-बूंद गिर रही थी और वक्त फिसल रहा था, लेकिन ये सच था कि नईमा उस रात मिली सज़ा को कभी नहीं भूल सकती थी। वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। हारून हसन इतना निर्दयी होगा। वह उसकी चचेरी बहन थी। उसका नाम उसके नाम पर था और उससे प्यार करती थी, लेकिन प्रेमियों को ऐसी सज़ा देना प्यार का अपमान है। उसने अपने प्यार का मरहम उसके जख्मों पर लगाया, उसे देर तक लिपटाए रखा। उस समय उसके स्पर्श में कोमलता जरूर थी, लेकिन नईमा को अब यह महसूस नहीं हो रहा था कि अगर उसने खुद को पहले उस कोमलता से लिपटा होता तो उसे खुद पर गर्व होता। लेकिन अब वह एक ठंडे ठंडे प्राणी की तरह उसके सीने से चिपकी रही। अगली सुबह वह देर तक सोई। नाश्ते की मेज़ पर जाते हुए हारून ने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह आराम करेगी, कमरे में चली जाए और कोई उसे परेशान न करे। इसलिए उसकी शांति का ख्याल करते हुए सभी उसके कमरे में नहीं गए। वह दोपहर तक सोती रही। हारून फिर कमरे में नहीं आया। दोपहर में जब उसकी आंखें खुलीं तो उसका अस्तित्व कुछ शांत था, दर्द की तीव्रता कम थी।
वह उठी और खुद को तरोताज़ा किया और हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी, बालों में कंघी की और चेहरे पर हल्का मेकअप किया। वह बाहर जाने के लिए तैयार थी। हारून के कमरे में दाखिल होते ही वह चुप रही। अब उसे उससे डर लगने लगा था, पर उसने ठान लिया था कि वह हारून से शिकायत नहीं करेगी। वह नहीं चाहती थी कि हारून उसकी किसी भी बात का बुरा माने और उसे उसकी फटकार का निशाना बनना पड़े। वह उससे उतना ही कठोर व्यवहार करता जितना वह उससे प्यार करता था। हारून ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे धीरे से अपने में समेट लिया और उसके बालों पर अपने होंठ रख दिए। कैसी है वह, पता नहीं? मैं ठीक हूं, उसने बस फुसफुसाते हुए कहा। कल रात जो कुछ हुआ वह हो चुका। उम्मीद है तुम मुझे ऐसा मौका दोबारा नहीं दोगे। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारी मालिक हूं। मैं नहीं चाहती कि जिसे मैं एक बार छू लूं उस पर कोई अपना हक जताए या मैं खुद ही मुझसे दूर जाने की बात करूं। मैं तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने अपने वजूद से जुड़ा हुआ देखना चाहती हूं। और उसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। वह हारून के साथ नीचे गई और खुशनुमा माहौल में नाश्ता किया। कुछ देर बाद वह हारून के साथ अम्मी के हिस्से में आ गई। नायला बेगम आपको देखते ही आप पर मोहित हो गई थीं। अलीना का व्यवहार भी अच्छा था, उसे वहां बहुत मजा आया। हारून काफी देर तक सज्जाद से बातें करता रहा और वह सायरा और अलीना से बातें करने में व्यस्त रही। थोड़ी ही देर हुई थी कि नज्म मुस्कुराते हुए दरवाजे से अंदर आया और उन्हें लाउंज में बातें करते देख उनके पास गया। वह उससे 2 साल छोटा था, लेकिन उससे लंबा था। पश्चिमी परिवेश में पले बड़े होने और काफी बोल्ड होने के कारण दोनों के बीच अच्छी समझ थी, फिर भी वे अपनी सीमाओं का ध्यान रखते थे। नज़्म की आंखों में उसके लिए सम्मान साफ झलक रहा था। वह उसके लिए बिल्कुल सायरा जैसी थी। उस खूबसूरत महिला के चेहरे की चमक बता रही थी कि उसका पति काफी रोमांटिक है। नज़्म ने उससे कहा कि वह उसे मुस्कुराते हुए देखती रही। उसे शर्म आनी चाहिए नज़्म। सायरा, उसे फर्क करना सिखाओ। सायरा ने उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखा। वे कैसे सिखाते हैं? तुम मुझे समझाओ, क्योंकि तुमने हारून भाई को पूरी रात काफी सभ्य दिखाया है। तुम सज्जाद भाई से इतने बिंदास अंदाज में कैसे बात कर रही हो? सायरा भी आंख मारते हुए उससे मुंह फेर लिया और बुरी तरह शर्माकर सिर झुका लिया। शर्माते हुए, हे भगवान! उसके चेहरे को देखते हुए नज़्म अनायास ही हंस पड़ा और बाकी लड़कियां भी जोर से हंस पड़ीं जब सज्जाद से बात करते हुए नज़्म की हंसी ने पलटकर उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। नज़्म उसे देखते हुए हंस रहा था और वह मुस्कुरा रही थी। अपना लाल चेहरा झुकाकर नज़्म को आंखें दिखा रही थीं और फिर उसने आगे बढ़कर नज़्म के कंधे पर हल्के से थपथपाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बहनों, ऐसी बातें करते हुए। मुझे लगता है अब तुम्हें अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। अलीना उठकर रसोई में व्यवस्था देखने चली गई। नायला बेगम भी रसोई में थीं। ओह बिल्कुल, मैं तो कहने ही वाली थी, मेरे लिए भी कोई लड़की ढूंढो, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, बड़ी हरी आंखों और लंबे सुनहरे बालों वाली। वह मुस्कुराकर सायरा को उसके चेहरे की सारी बारीकियां बता रहा था और उसे अपनी बीवी को इस तरह घूरते देख, जहरीली नज़रों से हंसी के इस माहौल को देखते हुए वह सज्जाद से बात करना ही भूल गया। सज्जाद भी उसकी आंखों की एकाग्रता में घूम गया। उसने सब देख लिया था और फिर मुस्कुराकर हारून की तरफ देखा। फूफी जान आज अपने लाडले के साथ हैं। उनकी वजह से घर में बहुत रौनक है। बस 1 हफ्ता बाकी है, ये लोग अपने घर लौट जाएंगे। उसका ध्यान सज्जाद पर नहीं था। वह अब नज़्म की स्थिति देख रहा था जो उसके बगल वाले सोफे पर झुकी हुई थी और उसे अपनी बातों का निशाना बना रही थी। वह बार बार शर्मा रही थी और सायरा को देख रही थी। उसका धैर्य अब जवाब दे चुका था। सज्जाद की परवाह न करते हुए वह उठा और अकड़ते कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। यह सब पलक झपकते ही हो गया था। उसने जल्दी से उसे नज़्म से अलग किया और अपनी छाती से लगा लिया और नज़्म को दूर धकेल दिया। खबरदार, अगर आज के बाद तू मेरी बीवी के सामने ऐसे हंसता खिलखिलाता दिखा तो तेरे दांत तोड़कर तेरे हाथों पर लगा दूंगा। नज़्म चिंता से उसका चेहरा देखता रहा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो बस मजाक कर रहे हैं। ओह बस चुप रहो, वह जोर से दहाड़ा था। सज्जाद भी उसके करीब आ गया।
हारून, तुम नज़म से कैसे बात कर रहे हो? वे सभी एक ही उम्र के हैं और नज़्म उससे छोटा है। वह अलीना से ऐसे बात करता है। सज्जाद को शर्म आ रही थी और वह स्वाभाविक रूप से अपना सिर नीचे करके शर्मा रही थी। वह अपने पति के इस शक से अपने पूरे परिवार के सामने पीड़ित थी। इसलिए मैं उसे बाद में देखूंगा। पहले तुम घर जाओ। उसे हाथ से खींचते हुए वह दरवाजे की तरफ चल रही थी। सज्जाद उसे रोकना चाहता था। प्लीज़ सज्जाद, हम दोनों को एक समस्या है। अगर तुम अपनी बहन को रोकना चाहते हो तो तुम उसे जीवन भर रोक सकते हो। सज्जाद को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसकी बहन उसके चेहरे को वासना भरी निगाहों से देख रही थी। उसे अपने जीजा के साथ घसीट रही थी। आज के बाद अगर तुमने मुझे किसी के साथ इतना फ्रैंक होते देखा तो। वह दहाड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और उसने कानों पर हाथ रखकर चीखते हुए कहा, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। नज़्म मेरे लिए बस एक छोटा भाई है, पर आज के बाद मैं उससे बात भी नहीं करूंगी। वह जमीन पर बैठ गई और बुरी तरह चीखने लगी और वह बेबस होकर 2 कदम पीछे हट गया और फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। शांत रहो। तुम्हें पता होना चाहिए कि आज के बाद तुम इस बात का ध्यान रखोगी, वरना मैं तुम्हारी गर्दन दबाने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसे सबके सामने इस तरह बेइज्जत करके वह इंसान बार बार उसके साथ जबरदस्ती करेगा। और फिर ऐसा होता रहा। वह हवेली में सबसे अलग थलग पड़ गई। वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती और सिर्फ उसके साथ खाना खाने नीचे जाती। अगर कोई उससे बात करने की कोशिश भी करता तो वह इस डर से हिचकिचाती कि कहीं उसके पति को बुरा न लग जाए। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे कि एक बार उसने डरते डरते नायला बेगम के सामने यह सब जिक्र किया। उसने कहा था कि दिन भर लगाए गए इल्ज़ामों की सज़ा उसे बिस्तर पर भुगतनी पड़ रही है। वह बुरी तरह रो रही थी और नायला बेगम चिंतित होकर उसका चेहरा देख रही थीं। तुमने उसे गलत समझा होगा। वह बहुत प्यारी बच्ची है। उसे जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन हारून हमारे घर का बच्चा है। हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। देखो, तुम कुछ समय से उसके साथ जुड़ी हुई हो, लेकिन उसने कभी तुम्हारे बारे में बुरा बोलने की कोशिश नहीं की। अब जब वो उसकी बीवी है तो जाहिर है प्यार जताना उसका हक है। उसकी माँ कभी उसकी तकलीफ नहीं समझ पाई। पता नहीं पूर्वी माएँ अपनी बेटियों के मामले में इतनी कमज़ोर क्यों हो जाती हैं कि उन्हें डर लगता है कि उनकी कही कोई भी बात उनकी बेटियों की ज़िंदगी पर असर डालेगी। और उस दिन के बाद उसने चुप ही रही। शादी के 6 महीने बाद उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई और उस दिन भी हारून बेहद खुश था और वो उसके साथ बाहर आया। हारून की वजह से जब वो अपने घर वालों से ज़्यादा बात नहीं करती थी तो घर वालों ने भी उससे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि शाइस्ता बेगम भी उससे चिढ़ने लगी थीं। उन्हें लगता था कि वो उनके बेटे की संगत में एटीट्यूड दिखा रही है। उसके घमंडी व्यवहार और अंदाज ने उसे हर रिश्ते से दूर कर दिया था और वो खुद भी इस वजह से बहुत तकलीफ झेल रही थी। शादी के 1 हफ्ते बाद मौसी का परिवार वापस चला गया, लेकिन फिर नज़्म ने कभी उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। उसने सब कुछ खो दिया। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें रिश्तों से दूर ले जाना चाहते हैं, और ख़ासकर ससुराल के माहौल में जब लड़कियों को ऐसे पति से मिलवाया जाता है तो वो सिर्फ अपने पति को खुश रखने और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए सबसे रिश्ता ख़त्म कर लेती हैं। हर दोस्ती और हर मजाक भूल जाती हैं और फिर उनके आसपास के लोग उन्हें ही दोष देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो घमंडी हो रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि जिस दर्द और तकलीफ से वो गुजर रही हैं उसे या तो उनका दिल जानता है या फिर उनका खुदा। सज्जाद उनसे पूछने की कोशिश करता रहा, उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा। पता नहीं क्यों उन्हें अपनी बहन की आंखों में वो मजाक नज़र नहीं आया, लेकिन वो हर बार उन्हें कुछ बताना नहीं चाहती थीं। और वैसे भी इस शख्स की छवि इतनी मजबूत थी कि अगर वो उसके बारे में कुछ बताती तो कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि सब जानते थे कि वो नईमा से बेहद प्यार करता था और उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। न जाने कितनी बार उसने अकेले में नैला बेगम को बताना चाहा, पर हर बार वह उसे शांत रहने को कहती कहती कि वह बहुत ज़्यादा सोच रही है, उसे इन सब के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, और वह चुप रहता। शायद इस इंसान के साथ ऐसे रहना उसकी नियति बन चुका था और वह यह सब तब तक बर्दाश्त करती रही जब तक वह रात नहीं आ गई। उस रात हवेली में एक बड़ी पार्टी थी। उसका 9वां महीना शुरू हो रहा था और शाइस्ता बेगम ने खुद गोद भराई की पार्टी का इंतजाम किया था।
उसने खुद अपनी बहू के लिए सुनहरे रंग की साड़ी चुनी थी, जिसमें उसका पूरा वजूद सिमट जाता। यह पार्टी बड़े ही भव्य पैमाने पर आयोजित की गई थी और हवेली का विशाल लॉन पूरी तरह से सजाया गया था। वह पूरी तरह सहज थी। पार्टी शुरू होते ही वह अपने कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर स्नेह की चमक थी, जो उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। उसकी खूबसूरत चमकती हरी आंखें, उसके आसपास हिलता डुलता नन्हा जीव उसे अपना सा महसूस करा रहा था, और वह अपने होने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पार्टी अपने चरम पर थी। हालांकि वे पार्टी का केंद्र बिंदु थे, इसीलिए हर कोई उन्हें उपहार और बधाई दे रहा था। उस समय वह परिवार समूह की सभी लड़कियों के साथ खड़ा था और हल्की फुल्की बातें कर रहा था। कर्मचारी इधर उधर बिखरे सभी मेहमानों को पेय परोस रहे थे। उस समय वह श्री बाजवा के साथ खड़ा था और कुछ कार्यालय के मामलों पर चर्चा कर रहा था। श्री बाजवा ने कुछ समय के लिए उसके पिता के साथ एक व्यापारिक साझेदार के रूप में काम किया। उसने मुड़कर नईमा को इशारा किया। वह उसे श्री बाजवा के परिवार से मिलवाना चाहता था। जब वह मुस्कुराई और उसकी ओर चली गई, तो उसने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि वह अपने सामने आए युवा वेटर से टकरा गई। उसका पेय उसकी साड़ी पर गिर गया और मुझे नहीं पता कि कितने गिलास जमीन पर गिर गए। उसकी साड़ी का किनारा लापरवाही से नीचे गिर गया। वह उस समय खुद को संभालने की हालत में नहीं थी और कर्मचारी अनजाने में ही डर गया, उसकी तरफ गया और उसे कमर से सहारा दिया। मे मारियुके ने बहुत ही शालीनता से उसे सहारा देकर और उसका किनारा लपेटकर उसकी मदद की थी। आसपास से कुछ लोग इकट्ठा हो गए। इतने सारे लोगों के बीच उसका किनारा नीचे गिरना, हालांकि यह पूरी साड़ी थी, उसके शरीर का कोई हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी कर्मचारी ने उसे सहारा दिया और उसका किनारा ठीक किया। ये सब अनजाने में हुआ, यानी वह नहीं चाहता था कि वह इस वजह से गिरे या उसकी पोशाक का कोई हिस्सा खराब हो। उसने सब कुछ अनजाने में किया और इससे उसे मदद भी मिली, लेकिन अनजाने में ही दूर खड़ी दो आंखों में जहर उभर आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस पार्टी छोड़ दी और नईमा को लेकर कमरे की तरफ चला गया। क्योंकि कुछ देर पहले ही केक काटा गया था, इसलिए नईमा के स्वभाव के प्रभाव में लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सबका ध्यान खाने में था। वह उसे कमरे में ले आया और बिस्तर पर बिठा दिया। उसकी साड़ी का किनारा खींचते हुए उसने साड़ी को बुरी तरह फाड़ना शुरू कर दिया। किसने कहा था तुम्हें इसे पहनने के लिए? वो उसे बदहवास इधर उधर छटपटाते हुए देख रही थी। उसकी हालत ठीक नहीं थी, पर इस आदमी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो लड़का तुम्हारे पास आकर तुम्हारी कमर छू रहा था और तुम्हें मेरे अलावा किसी के छूने से कोई ऐतराज नहीं था। तुमने उसे खुद से दूर क्यों नहीं धकेला? वो अब उस पर झुककर उसे चबा रहा था। मैं डर गई थी। मुझे लगा कि मैं अपने बच्चे के प्यार में पड़ जाऊंगी। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो पलटी और शीशे के सामने पड़ी सारी चीजें जमीन पर फेंक दीं। भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा बच्चा। वो बुरी तरह कांप रही थी। सच तो ये है कि मैंने तुम्हें इतने दिनों तक सिर्फ तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से आज़ाद रखा है, पर तुम्हारे अंदर की चाहत अब जोर पकड़ने लगी है। तुम अपने पति से इतनी दूर कैसे रह सकती हो जबकि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, पर आता ही नहीं? मैं गलत थी। अपनी ख्वाहिशें पूरी करना तुम्हारा हक है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इसे इतनी बुरी तरह लेगा। वह चीखी, अल्लाह के लिए इस कमरे से निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं चाहती। अब वह अपनी बेइज्जती से तंग आ चुकी थी। उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, पर वह उसकी गर्दन पर मुंह रखे खड़ा था, उसे जोर से छू रहा था, उसे अपने में समेटने की कोशिश कर रहा था। जब उसने उसकी कमीज कसकर पकड़ी तो उसकी आंखें बंद हो रही थीं, उसका सिर धड़क रहा था। दिल और कमजोर होता वजूद। चीख के साथ वह बिस्तर पर उठ बैठी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। उसके शरीर के निचले हिस्से में दर्द की लहरें उठने लगी थीं। उसने घबराहट में अपना चेहरा थपथपाया। ठीक हो? फिर उसने बाहर से नौकरानी को बुलाया। पार्टी का इंतजाम एक तरफ था। घर में काम करने वाली इकलौती नौकरानी जल्दी से पानी ले आई, लेकिन तब तक वह दर्द से बेहोश हो चुकी थी। वह बेसुध हो रही थी कि तभी उसने झुककर उसे गोद में उठा लिया और फिर ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए चिल्लाया। वह दरवाजे की तरफ आते हुए बुरी तरह चीख रहा था। सज्जाद ने उसे देखा तो उसकी तरफ दौड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। ऐसी हालत में वह अपनी पत्नी को कैसे सताए? डॉक्टर ने तुरंत कह दिया कि अभी तो 9वां महीना शुरू हुआ है और प्रसव की संभावना नहीं है,
लेकिन गंभीर मानसिक परेशानी के कारण उसे रक्तचाप की समस्या है, इसलिए बच्चा आज रात ही पैदा हो सकता है। वह उसे हर कीमत पर बचाना चाहता था, जबकि सज्जाद अच्छी तरह जानता था कि उसे किस तरह की मानसिक यातना दी गई है। उसे हारून पर शक हो चुका था। उसने हारून का कॉलर पकड़ लिया। बताओ, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? तुम उसे पार्टी से वहां ले गए थे। अहमद हसन साहब और शाहिस्ता बेगम नायला बेगम को लेकर अस्पताल पहुंच चुके थे। उन दोनों को एक दूसरे से लिपटा देखकर अहमद हसन साहब ने बड़ी मुश्किल से उन्हें अलग किया। वह दर्द से तड़प रही थी, उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी, और आखिरकार भोर में उसने सामान्य प्रसव से एक बच्ची को जन्म दिया। वह दर्द से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने उसे अभी आपातकालीन कक्ष में रखा था और बच्ची भी ठीक नहीं थी। सज्जाद जिद पर अड़ा था कि वह चला जाए क्योंकि वह अपनी बहन की हालत के लिए जिम्मेदार था, लेकिन हारून जिद पर अड़ा था कि वह अपनी पत्नी और बेटी को नहीं छोड़ेगा। अगर तुम नहीं गए तो मैं वहीं खड़े खड़े अलीना को तलाक दे दूंगा। सज्जाद ने उसे धमकाया था और शाइस्ता बेगम ने मिन्नतें करके उसे वहां भेजा था। वे जानते थे कि उन्होंने अस्पताल में 2 दिन कैसे बिताए थे और उनका ईश्वर जानता था कि वह कितना हताश था। दूसरी ओर उसका दिल जानता था कि वह कितना तड़प रहा था। उसे बार बार वे सारी बातें याद आती रहीं। उसका डर, उसकी विनती भरी आंखें, हर बात के लिए उसकी माफ़ी, उसके कांपते होंठ, उसकी आंखों में चंचलता का अंत। और फिर इस स्थिति में वह अपनी सीमा पर पहुंच गया। ज़मीर का बोझ बढ़ता जा रहा था। वो उससे हर हाल में मिलना चाहता था, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलते ही नईमा ने कहा कि वो अपने हिस्से में जाएगी, ससुराल नहीं। सज्जाद उसे वहां ले गया था। अलीना उसकी देखभाल में लगी थी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ गलती उसके भाई की थी, और वो अच्छी तरह जानती थी कि सज्जाद अपनी बहन से कितना प्यार करता था। वो नन्ही गुड़िया अब बेहतर थी, और नईमा की अपनी तबीयत भी थोड़ी बेहतर थी। नायला बेगम चाहती थीं कि वो हारून से मिलें, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उस दिन दोपहर में सज्जाद की गैर मौजूदगी में हारून खुद उससे मिलने आया, लेकिन नायला बेगम ने कहा कि वो अब भी उससे मिलना नहीं चाहती। क्या मतलब? वो मुझसे नहीं मिलना चाहती? मैं उससे मिलना चाहता हूँ आंटी। मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। मैं उसके लिए बहुत उत्सुक हूँ, वो चिल्ला रहा था। अलीना, तुम जाओ, नईमा को बता दो। और इससे पहले कि अलीना पलटती, सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई देती, उसने उस नाजुक से प्राणी को हाथ में पकड़ा हुआ था, जिसका चेहरा पीला और मुरझाया हुआ था। वह उसके सामने खड़ी हो गई और वह उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ा। जान, कैसी हो? चलो घर चलते हैं, मैं वहां जाकर अपनी बेटी से मिलूंगा। चलो एक नई शुरुआत करते हैं जिसमें मेरा गुस्सा कभी शामिल नहीं होगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका करारा थप्पड़ हारून के चेहरे पर पड़ा और सब अविश्वास में पड़ गए। सज्जाद प्रवेश द्वार से अंदर आया और वहीं रुक गया। अहमद हसन साहब भी सज्जाद के साथ थे, जबकि शाहिस्ता बेगम की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपने घर पर थीं। खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी या मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश की तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसे इंसान का साया भी मेरी बेटी पर पड़े। क्या कहा तुमने? भाड़ में जाओ मुझे और मेरी बच्ची को। हमें 14 ही रहने दो, निकल जाओ हमारी जिंदगी से। पहली बार वह डर से नहीं बल्कि जोर से चिल्लाई। आज इतने सारे लोगों के बीच पहली बार वह उस यातना से पीड़ित था जो वह अब तक उसे देता आ रहा था। क्या कह रही हो नईमा? प्लीज़, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, पर यह हमारा अपना मामला है, हम खुद ही सुलझा लेंगे। हम कौन हैं? खबरदार, अगर आज के बाद तुमने मुझे अपने साथ सोचा भी तो मैं तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह अलग हूँ। तुम्हारे जैसे मनोरोगी मर्द औरत को मानसिक रूप से परेशान करते हैं और उसकी जिंदगी भर की खुशियाँ छीन लेते हैं। जानती हो आंटी अब्बू, उसने प्रेगनेंसी में मेरे साथ वो सब करने की कोशिश की जो कोई जानवर भी नहीं कर सकता। उसने मुझे बहुत सताया। क्या मैं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बुरी तरह रो रही थी और अहमद हसन साहब अपने बेटे को लाल आंखों से देख रहे थे? सज्जाद हारून का गला घोंटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाबा, मुझसे गलती हुई है पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो अहमद हसन साहब की तरफ बढ़ा ही था कि उसने पास पड़ा जग उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। इसे फिर से जोड़ दो, माफ़ कर दिया जाएगा। इसे पहले जैसी हालत में वापस ले आओ। तुम पापी हो, मेरी भतीजी और मेरी पोती।
सोचो अगर कल तुम्हारी बेटी को तुम्हारे जैसा शौहर मिल जाए। वो अपने बाप को देखता रहा, व्यथा। उस दिन वो खाली हाथ लौटा और फिर कई बार उस दरवाजे पर गया, लेकिन उसने कह दिया था कि हारून की उसके जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी बेटी के साथ खुश था और रह सकता था। आखिरकार तंग आकर वो सारे इंतज़ाम करके विदेश चला गया। उसने सोचा था कि अगले 5 साल वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जब तक वो अपनी बेटी के साथ खुश और संतुष्ट रहेगी, वो हर दिन उसकी माफ़ी का इंतज़ार करता रहेगा। वो इंसान जिसने आपको मार डाला, एक इम्तिहान की तरह, एक इंसान जो खुद को हम पर थोपता है, जिसकी प्रतिष्ठा ऐसी है कि वो लोगों के बीच इज्जतदार और नेक है, उसके साथ रहते हुए आप पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान और अधूरापन है, जिसे हम किसी को समझा नहीं सकते या चुप नहीं रह सकते। पता नहीं कितनी औरतें ऐसी जिंदगी जी रही हैं जो देखने वालों को तो आदर्श लगती है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, क्या सच है या वो जानती हैं